सो वेलकम फ्रेंड्स इन क्लासमेट ट्यूटोरियल्स। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, लगातार वीडियोस मिल रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लास्ट लेक्चर में लोगों ने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज किरचॉफ करंट लॉ एंड व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैंने दोनों लॉज को ब्रीफली समझाया था, कुछ एग्जांपल्स भी लिया था और सही केसीएल और सही केवीएल लिखना सिखाया था कि हम उसमें गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों इसके आगे के टॉपिक्स और भी ज़्यादा टिपिकल होते जाएंगे, बारीकियां बढ़ती जाएंगी, तो अगर हम इन चीज़ों में ही गलती करेंगे तो आगे तो गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप लास्ट लेक्चर को भी करेंगे, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो केसीएल और केवीएल लिखने में गलती अब नहीं होनी चाहिए। आज मैं आप लोगों को केसीएल के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा और एक न्यू मेथड सीखेंगे हम लोग, दैट इज नोडल एनालिसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ केसीएल। ओके, तो केसीएल हमने बेसिक सीखा है, बहुत पहले हम लोग प्लस 2 में सीख चुके होंगे। एक बार दोबारा रिवाइज की मैंने कल आपको प्रीवियस लेक्चर में, और अभी हम पढ़ रहे हैं इसका एप्लीकेशन। और केसीएल पर बेस्ड जो मेथड है, दैट मेथड इज व्हाट दिस इज नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस, तो हम लोग आज बेटा ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज नोडल एनालिसिस। ये जो मेथड है किरचॉफ करंट लॉ पर आधारित है और बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। और मैं इस मेथड से न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं मैं आपको सिखाऊंगा। ये कंप्यूटर द्वारा यूज किया जाने वाला मेथड है। क्यों? क्योंकि इससे मैथमेटिकल कंप्यूटेशन थोड़ा सा ईजी हो जाती है, मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। ये इस मेथड की ब्यूटी है। इस मेथड में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हम लोग अभी आगे बढ़ते रहेंगे तो बात सामने आती रहेगी और आप नोट भी करते रहिएगा। मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेकर के और इसमें चीज़ों को फिर से आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नोडल मेथड क्या है और उसे हम लोग किसी न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई करते हैं, या नोडल मेथड से हम किसी सर्किट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सपोज वी आर हैविंग अ सर्किट लाइक दिस। छोटा सा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल मैं केवल वोल्टेज सोर्स के साथ लेके दिखाऊंगा, एक एग्जांपल मैं करंट सोर्स के साथ लेके दिखाऊंगा। फिर हम लोग एक आध और बड़े एग्जांपल्स लेके किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा एग्जांपल मैं केवल वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस को लेकर के एक ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एग्जांपल से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग नोडल मेथड को यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सपोज करिए हमारे पास ये 30 वोल्ट है और ये हमारे पास मान लीजिए कि ये 20 वोल्ट है, ये मान लेते हैं कि 5 ओम है, ये 5 ओम है और ये भी हम लोगों का 5 ओम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि नोडल एनालिसिस क्या है। ध्यान दीजिएगा, मेथड क्या है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया गया है, ध्यान रखिए। और मैं पहले कलर चेंज करता हूँ तो डिस्कशन करते हैं। सी हियर दोस्तों, सबसे पहले जो है मेथड का नाम ही देख लीजिए। मेथड का नाम है क्या? नोडल मेथड। ये कुछ नोड से कंसर्न करने वाला होगा, तो मैं नोड्स की बात करता हूँ। बेसिकली तो नोड्स तो हर एक पॉइंट है जहाँ पे दो एलिमेंट मिल जाए उन्हें नोड कह सकते हैं। बाकी नोड और जंक्शन का जो प्रॉपर जो डिफरेंशिएशन है तो हम लोग ग्राफ थ्योरी में ही कर सकते हैं। बाकी बेसिकली इन सर्किट्स हर एक पॉइंट ही एक तरीके से आप नोड मान सकते हो। लेकिन हमें इस एनालिसिस में चूंकि हम लोग को केसीएल अप्लाई करना है और केसीएल वहीं पर अप्लाई करना उचित होता है जहाँ पर करंट का डिवीजन हो रहा हो, तो हमें ऐसे ही नोड्स कंसिडर करने हैं जहाँ पर करंट का डिवीजन हो रहा हो। आप देखिए इस पॉइंट को आप कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं है, यहाँ पर करंट का कोई डिवीजन नहीं है, यहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं है, यहाँ पर करंट का डिवीजन नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर अगर आप देखो, इस पॉइंट पर करंट को डिवाइड होना होगा। तो ये पॉइंट हमारे लिए नोड हो सकता है, एक ये पॉइंट हमारे लिए नोड हो सकता है। तो सबसे पहले तो अगर मैं इसमें एक बहुत ध्यान से पढ़िए तो मैं बहुत आपको अच्छी बातें बताऊंगा। स्टेप्स टू सॉल्व,
कि अगर हम नोडल मेथड को यूज करके हम अगर किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं, सामने रखा हुआ न्यूमेरिकल, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे, तो मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका स्टेप नंबर 1, ये क्या होगा? सबसे पहला होगा आइडेंटिफाई नोड्स। आइडेंटिफाई नोड्स, सबसे पहला काम क्या है? नोड्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने पहले बता दिया नोड्स कैसे लेने हैं। ऐसे नोड्स लिए जाने हैं जहां पर करंट का डिवीजन पॉसिबल हो, ऐसे नोड्स आप कंसिडर करिएगा। ओके, फिर क्या करना है? इनको नेम दें। चलिए, नेम दे दिया मैंने इसको कह दिया नोड नंबर 1 और इसको कह दिया मैंने नोड नंबर, नेम दे दिया। फिर क्या करना है? ग्राउंड एनी वन ऑफ देम, इनमें से किसी एक को ग्राउंड कर दीजिए। तो आप 1 या 2 में से किसी को भी ग्राउंड कर सकते हैं। बेसिकली भाई डायग्राम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, आपके लिए भी इजी हो, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ये जो बॉटम नोड हो उसी को ग्राउंड कर देता हूँ। तो ग्राउंड एनी वन ऑफ दे, मेरे पास 2 ही नोड थे, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, मैंने इनको ग्राउंड कर दिया। फिर क्या करना है? एज्यूम द पोटेंशियल, assume the potential for rest nodes, मतलब बचे हुए नोड्स के पोटेंशियल मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए। तो मेरे पास 2 ही नोड्स थे, मैंने एक को ग्राउंड कर दिया, बाकी एक बचा, उसका पोटेंशियल मुझे एज्यूम करना है। मुझे नोड नंबर 1 का एज्यूम करना है, मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल कितना हो गया, सपोज V। नोड नंबर 2 के पोटेंशियल बारे में तो क्लियरिटी हो गई है क्योंकि इसे ग्राउंड से जोड़ दिया गया है, ग्राउंड से कनेक्शन करके इसका पोटेंशियल कितना हो गया, वो 0 हो गया। तो नोड 2 का पोटेंशियल 0 हो गया। बेसिकली हम लोग ये काम करके कर क्या रहे हैं, हम एक रेफरेंस नोड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, कि हम उस नोड के सापेक्ष बात किया करेंगे। तो रेफरेंस जो नोड 2 आपका हो गया, जब आपने उसे ग्राउंड कर दिया तो उसका पोटेंशियल 0 हो गया। अब अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 30 है तो वो क्या है, उस रेफरेंस नोड के कंपैरिजन में वो हायर रेट पे है। किसी का -20 है तो रेफरेंस के कंपैरिजन में वो 20 वोल्ट डाउन है। ओके, रेफरेंस इज एट 0। ओके, ये काम कर लिया। ये हमने स्टेप 1 की बात करी। ओके, अब मुझे सेकंड स्टेप लिखना है। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो मैं ये चीज यदि मैं यही लिखता हूँ, सेकंड स्टेप में क्या करना है। पहला स्टेप मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या करना है, नोट्स फाइंड आउट कर लेने हैं, उनके नाम दे देने हैं 1 2 3, और किसी उनमें से किसी एक को ग्राउंड करना है। आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह ये है कि आप जो बॉटम नोड होगा उसे ग्राउंड करना, उससे सर्किट की टोपोलॉजी पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और आपको काम आसान रहेगा। ओके, और बाकी जो बचे नोड्स होंगे उनका वोल्टेज आप एज्यूम कर लेंगे। अगर 1 है V कर लिया, 2 है V1 V2 कर लिया, 3 है तो V1 V2 V3, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, ड्रॉ, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ ब्रांच करेंट्स। ड्रॉ ब्रांच करंट्स। अब मुझे ब्रांच करंट ड्रॉ करनी है। क्लियर? मैं पहले यहाँ पे ब्रांच के बारे में बता दूं, ब्रांच क्या है। तो नोड टू नोड इन एनी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, नोड टू नोड, एक नोड से दूसरे नोड तक जो भी इंटरकनेक्शन आपको मिलते हैं वो ब्रांच होंगे। इस लिहाज से अगर देखो तो मेरे ख्याल से एक ब्रांच आपको ये होगी, इस नोड से ये देखिए, एक ब्रांच आपको ये मिल रही होगी, दूसरी ब्रांच आपको ये ऊपर से नीचे तरफ मिल रही होगी 1 to 2, तीसरी ब्रांच देखिए ये मिल रही होगी। आप ये भी कर सकते हो कि नोड 1 से नोड 2 तक जाने के कितने रास्ते हैं। पहला रास्ता ये ऐसे आ गया, दूसरा रास्ता आप ऐसे आ सकते हो, तीसरा आप ऐसे आ सकते हो। मतलब ये ये हो गया पहला रास्ता नोड 1 से नोड 2 की तरफ, ये दूसरा रास्ता हो गया और ये तीसरा रास्ता हो गया। तो नोड 1 से नोड 2 की तरफ जाने के लिए जितने रास्ते होंगे उतने आपके पास ब्रांच हो गए एक तरीके से। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास कितने ब्रांच हो गए, 3 ब्रांच हो गए। क्लियर? इस मिरेकल में हमारे पास जो है वो हमारे पास 3 ब्रांचेज हो गई। चलिए
सॉरी, यहाँ मेरे पास एक रेजिस्टेंस और था, ये मैं फिर से ड्रा कर लेता हूँ। चलिए, ये हो गया। तो पहले अब ब्रांच करंट ड्रा करना है, तो एक ब्रांच हमारे पास ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। ब्रांच करंट ड्रा करना है, तो ब्रांच करंट ड्रा करने में एक बात का आप ध्यान रखना है कि केसीएल फॉलो होना चाहिए। मतलब क्या है कि ऑल द करंट एट एनी नोड शुड नॉट बी इनकमिंग और आउटगोइंग। तो मीन्स ये ध्यान रखिएगा, केसीएल जब ब्रांच करंट ड्रॉ करेंगे तो केसीएल मस्ट बी फॉलोड। वो करंट आप ऐसे ड्रॉ करिएगा कि केसीएल फेल ना होने पाए। मतलब एक काम ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये कोई नोड है, आपने अगर सारी करंट ऐसी ड्रॉ कर दी, यानी सारी करंट नोड की तरफ आ रही होगी, तो क्या होगा, केसीएल फेल हो जाएगा, क्योंकि केसीएल कहता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सारी करंट अगर इनकमिंग है तो आउटगोइंग नहीं है, तो चार्जेस आए और चार्जेस गए नहीं, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फेल कर देगा। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, मान लीजिए हमारे पास ये नोड है और आपने एक करंट को ऐसे ड्रॉ किया, एक करंट ऐसी ड्रॉ कर दी आपने, एक करंट ऐसी ड्रॉ कर दी, एक करंट आपने ऐसी ड्रॉ कर दी, तो ये संभव कैसे होगा? सारी करंट आउटगोइंग है, तो नोड से सारे चार्जेस बाहर की तरफ जा रहे हैं, चार्ज नोड पे आ नहीं रहा है, तो यानी कि अगर वो चार्ज आया नहीं तो गया कैसे? क्लियर? तो कहने सेंस ये है कि यहाँ भी अगर ऐसा हमने कर दिया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फेल हो जाएगा। तो हम ये दो काम नहीं कर सकते, यानी कि जब भी हम केसीएल लिखें तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमारा हमेशा फेल ना होने पाए। ठीक है, और केसीएल फेल ना होने पाए, मतलब हमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों करंट्स रखनी है। ऐसा ना हो किसी नोड पर सारी करंट इनकमिंग या सारी करंट आउटगोइंग ही बना दी जाए। ठीक है, तो चलिए ये दो स्टेप्स हो गए, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है कि डायग्राम एक बार और बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा 5 ओम था, ये भी हमारा 5 ओम था, और ये भी हमारा जो है 5 ओम था। क्लियर? और हमारे पास ये दो वोल्टेज सोर्सेज थे, एक ही हमारा ये था 30 वोल्ट का सोर्स था, और एक हमारे पास ये था जो कि हमारा 20 वोल्ट का सोर्स था। कुछ मैंने चेंज कर दिया होगा तो माफ करिएगा। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। मैंने बताया था आपके पास ये नोड 1 है, ये नोड 2 है, मैंने इसको ग्राउंड कर दिया था और इस वाले का पोटेंशियल भी एज्यूम कर लिया था। और अब मैं ब्रांच करंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो मैंने कहा कि ब्रांच करंट ड्रॉ कर ली जाए, अपने हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे। चलिए मैंने एक करंट ऐसी ड्रॉ कर ली, मैंने इसका नाम रख दिया I1 है। एक करंट मैंने ऐसी ड्रॉ करी है, इसका नाम मैंने कर दिया ये I2 है। और एक करंट मैंने ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ कर दी, इसका नाम मैंने कर दिया I3। और अब लेट अस चेक वेदर दीस करंट्स आर करेक्टली ड्रॉन और नॉट, मतलब केसीएल फॉलो हो रहा है या नहीं। तो आप देख लीजिए, नोड नंबर 1 पे देखा जाए, ये हमारा ऊपर वाला नोड 1 था, नोड 1 पे देखा जाए तो ये वाली I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 भी जा रही है, यानी इनकमिंग करंट भी है और आउटगोइंग करंट भी है, तो यानी कि केसीएल फॉलो हो रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा स्टेप नंबर 2 में इन एडिशन हमको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। वो क्या करना है, मार्क द पोलैरिटीज, mark the polarities on resistors based on current flowing। रजिस्टर्स में जो उनमें करंट्स फ्लो हो रही हैं उनके आधार पे आप पोलैरिटी मार्क कर दीजिए, वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क करिए, क्योंकि आप जानते हो करंट हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, तो ये पॉइंट हाई पोटेंशियल हो जाएगा, ये वाला लो हो जाएगा। ये वाली करंट यहाँ से इधर जा रही है, लेफ्ट राइट जा रही है, तो लेफ्ट वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, राइट वाला लेफ्ट लो होगा। ये करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है I3, ये वाला हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा ऊपर, नीचे वाला होगा लो पोटेंशियल पॉइंट। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड नाउ वी हैव कवर्ड टिल 2 स्टेप्स और थर्ड स्टेप नाउ हियर।
थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वी विल राइट केसीएल इक्वेशन, वी विल राइट केसीएल इक्वेशन फॉर all the nodes, for all the nodes except grounded node। क्लियर? क्यों कर रहे हैं ऐसा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो वोल्टेज निकालना है और हमें केवल ग्राउंडेड नोड का वोल्टेज पहले से ही पता है हम लोगों को, क्योंकि ग्राउंड कर दिया गया तो वोल्टेज जीरो हो गया, तो उसका क्योंकि पहले से पता है, इसलिए उसको निकालने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना, इसीलिए हमें ग्राउंडेड नोड के लिए कोई इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ रही है, हमें केवल उन्हीं नोड्स के लिए कुछ लिखनी है जो ग्राउंडेड नहीं है, जो अनग्राउंडेड है। तो यानी कि हमारे पास कितने बचे, एक ही ऐसा नोड बचा, तो उसके लिए केसीएल लिखना है। और केसीएल क्या है, मैंने सिखाया था आपको, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ओके, तो आपने पढ़ा था कि केसीएल क्या है, सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू सिग्मा आई व्हाट, आउटगोइंग, फॉर व्हाट, फॉर अ नोड। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इक्वेशन क्या बनी, नोड 1 के लिए क्या बनेगी, I1 is incoming current, I2 and I3 are outgoing current, so I1 is equal to I2 plus I3। तो ये हमारी जो है एक इक्वेशन बनी, केसीएल इक्वेशन, और यही एक इक्वेशन हमें बनानी भी थी, क्योंकि मेरे पास दो नोड्स थे जिसमें से एक नोड रेफरेंस हो गया, बाकी बचा एक नोड, हमें उसी के लिए इक्वेशन लिखनी है। दोस्तों यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, और ध्यान रखिएगा केसीएल में अगर नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड्स n होते हैं तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर एनालिसिस ऑफ दैट नेटवर्क इज बेसिकली n-1, नंबर ऑफ इफेक्टिव नोड्स -1। ओके, प्रभावी नोडों की संख्या से एक कम। तो अगर यहाँ पे 3 नोड्स होते तो हमें 2 इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ती, 4 होते तो 3 की आवश्यकता पड़ती, 2 है तो 1 की आवश्यकता पड़ रही है, और 2 से कम नोड्स तो संभव ही नहीं है, बिना 2 नोड्स के कोई सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता। ओके, तो ये हम लोग के थर्ड 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप की बात मैं करता हूँ, बहुत ही सिंपल स्टेप है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब आप देख रहे हो कि हमने कहा कि ये फाइनल इक्वेशन हो गई हमारे जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, तो लेकिन हमारा रिजल्ट क्या है, हमें निकालना क्या, हमें निकालना तो यार V है, हमें चाहिए था नोड वोल्टेज, और इक्वेशन हमारी आ रही है करंट के फॉर्म में। तो करंट के फॉर्म में इक्वेशन है, नोड वोल्टेज कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, हमें इन सारी करंट्स को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। सो स्टेप 4 में क्या करेंगे, सी हियर, replace all the currents, replace all the currents of equation obtained from step 3, ठीक है, by the currents in the form of node voltages। यानी कि हमें जो स्टेप 3 में जो हमने इक्वेशंस निकाली हैं, जो इक्वेशन प्राप्त की हैं, उनमें सारे टर्म को हम लोगों को नोड वोल्टेज के रूप में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा, बस ये आपका स्टेप कंप्लीट होने वाला है, ध्यान दीजिए। अगर हम I1 की बात करें, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए, अगर ये पॉइंट A है, मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई एक रेजिस्टर है यहाँ पे, और इस पॉइंट का पोटेंशियल है मान लीजिए V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल है V2, ये रेजिस्टेंस है R, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है। तो मेरे ख्याल से आप सभी जानते हो I क्या लिखोगे, I आप लिखोगे V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R लिखोगे आप, क्लियर है। और यही I अगर मान लीजिए अगर ये I मेरी V2 से V1 की तरफ होती,
तो हाई वोल्टेज कौन होता, V2 होता। आई अगर ऐसे फ्लो कर रही है V1 से V2 की तरफ, तो गारंटी है कि V1 जो है वो I2 V2 से ज्यादा रहा होगा, इसलिए करंट इधर फ्लो कर रही है। अगर V2 ज्यादा हो जाए V1 से तो करंट उल्टी फ्लो करेगी, तो हम I को V2 माइनस V1 डिवाइड बाई R भी लिख सकते हैं। तो इस बात को अगर ध्यान दिया जाए, तो इस बात को ध्यान रखते हुए अगर ये क्वेश्चन लिखेंगे तो हम I1 को लिख सकते हैं, सी हियर I1 को लिखते हैं हम 30 माइनस V डिवाइड बाई 5। I2 को लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं हम लोग V माइनस 20 डिवाइड बाई 5, और I3 को लिख सकते हैं V डिवाइड बाई 5। तो ये आपकी जो फाइनल इक्वेशन बन रही है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे लगता है ये इक्वेशन थोड़ी आपसे हाइड भी हो रही होगी, क्योंकि यहाँ मेरी इमेज आ रही होगी। मैं इसको दोबारा से ले लेता हूँ, तो आपको मिलेगी I1 आपका हो जाएगा C, I1 इज व्हाट, इट इज 30 माइनस V डिवाइड बाई 5। I2 क्या है, V माइनस 20 डिवाइड बाई 5, और I3 है V डिवाइड बाई 5। ये आपका हो गया स्टेप 4 कंप्लीट। नाउ कम टू स्टेप 5। अब क्या करेंगे हम, अगर ये इक्वेशन 3 है, सपोज दैट मैं इसको इक्वेशन 2 कर लेता हूँ, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हुई। अगर हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लें तो हम लोग को यहाँ से एक V की वैल्यू मिल जाएगी, जो हम लोग की रिक्वायर्ड वैल्यू थी नोड वोल्टेज की। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग भी, ये सब एलसीएम तो कॉमन है, कट जाएगा, हो जाएगा आपका 30 माइनस V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस 20 प्लस V। यू कैन सी हियर 30 माइनस V इज इक्वल टू 2V माइनस 20। Finally it will be 50 is equal to what, it is 3V, so V is equal to 50 by 3 volt। ओके, तो ये हम लोग को V की वैल्यू मिल गई, ठीक है, यहाँ तक ये काम करना है। और फाइनली अगर हम लोग को ये मिल गई तो आप ये समझ सकते हो, अभी आपने देखा था इस इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिए, और तो I1 की वैल्यू क्या है आपकी 30 माइनस V डिवाइड बाई 5, ठीक है, क्लियर। I2 की वैल्यू क्या है आपकी V माइनस 20 डिवाइड बाई 5, और I3 की वैल्यू क्या है आपकी, that is V डिवाइड बाई 5। नाउ सी you can very simply solve this by keeping this value of V here, here and here। इन तीनों जगहों पे आप जैसे ही V की वैल्यू इंसर्ट करोगे और कैलकुलेट करोगे, आपको I1, I2 और I3 ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी। और आप इक्वेशन में रख के देख लेना, तीनों वैल्यूज को जब इक्वेशन रखोगे तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, ठीक है। और अगर वो बैलेंस है, आप साइन की चिंता मत करना, ये जैसा भी इसका साइन होगा वैसा रखना। क्यों, क्योंकि हमने V की वैल्यू एक एज्यूम वैल्यू थी, हम लोगों को ये पता नहीं था, हमने सारी करंट की डायरेक्शंस अपने अकॉर्डिंग चूज की थी। तो कभी कभी आपको करंट की वैल्यू नेगेटिव भी मिल सकती है, उसमें बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। और आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो चूजन डायरेक्शन हमारी थी वो शायद रॉन्ग हो गई होगी, या वो रॉन्ग है, हमारी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो इसकी बजाय ये हो सकती है, या राइट की बजाय लेफ्ट हो सकती है, अप की बजाय डाउन हो सकती है। बट द वैल्यू ऑफ करंट से एज दिस आंसर विल गिव। ओके, सो मुझे लगता है आप लोगों को नोडल मेथड समझ में आया होगा। आज मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के केवल वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल लेकर के मैंने काम किया। कल आपको एक और लेक्चर में दूंगा जिसमें करंट सोर्स को इंक्लूड करूंगा, फिर एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों ही इंक्लूड होंगे। तो कल हम लोग, मुझे उम्मीद है कि हम लोग नोडल मेथड के एक और लेक्चर में मिल जाएगा। ओके, सो बने रहिए। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लगातार चैनल पर बने रहें। यू विल एंजॉय ऑल द लेक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। The complete syllabus will be given to you in series of lectures. Thank you for being with us.